अब ये जो ट्रम्प कह रहे हैं विनय भाई कि जो है हॉर्मुज से जाओ और जो टोल देगा उसको हम घेरेंगे, उसको पकड़ेंगे। वो कह रहा है कि जो इधर से बिना टोल दिए जाएगा, रियाल दिया जाएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब लड़ाई हॉर्मुज पे आके खड़ी हो गई। ट्रम्प के भीतर फंस गया है हॉर्मुज। ओमान कह रहा है कि थोड़े दिन और टाल जाइए इस युद्ध को। मिडिल ईस्ट की कोई सोच ही नहीं रहा। ईरान कहीं से ढील देने को तैयार नहीं है। चीन को अब खुलेआम बोलने लगे हैं ट्रम्प कि अब कह दिया है कि 50% टैरिफ हम लगाएंगे, चूंकि तुम दो दे रहे हो। तो ऐसा लग रहा है हाँ कि हाँ। अब ईरान से ज्यादा जो है चीन सामने खड़ा हो रहा है। चीन अमेरिका के सामने आ रहा है। तो ये इसको आप किस तरह से देख रहे तो धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, हम लोग पहले भी इस बारे में बात किए हैं कि दरअसल ईरान पे जो हमला है, वो जो उनकी जो बड़ी लड़ाई है ना, कि अमेरिका के बरक्स चीन कभी खड़ा ना हो पाए, और कोई तीसरा देश भी जो है इस बातचीत के दौरान जो है उसकी स्थिति ऐसी नहीं हो कि वो चीन की तरह अमेरिका को कभी चुनौती देने के लिए कि रेस में आए, ठीक है ना। और जो आमने सामने की जो बातचीत हुई है, वो बातचीत जो है इसलिए नहीं हुई है कि वो कोई शांति समझौता करना चाहते थे, ठीक है ना। वो इसलिए हुई कि एक दूसरे को टटोल सके कि एक दूसरे के पास कितनी ताकत बची हुई है को, और कैसे वो अपना अपना स्ट्रेटेजिक जो है लक्ष्य वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में मिलिट्री रूप से कहेंगे तो ईरान का पलड़ा भारी है, क्योंकि अगर दुनिया की सबसे दो प्रमुख सैन्य शक्ति ने मिल करके हमला करने के बावजूद भी ईरान का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाए, तो ये ईरान की जीत है। अगर वो सीधे सीधे नहीं जीत पाया अमेरिका, तो ये अमेरिका की एक ढंग से हार है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे जो जो चीजें हैं, जो जो हम लोग बात कर रहे थे, कि इससे फौरी फायदा अमेरिका जरूर उठा रहा है, ठीक है ना। और ये जो गल्फ गल्फ में देखिए कि जो जो खाड़ी के जो देश हैं, उसका रीसेट जो है बहुत दिन से चल रहा है। पहले अमेरिका ने जो ईरान को गिराने के लिए इराक का इस्तेमाल किया, 10 साल तक लड़ाई चली, नहीं हो पाया। इराक को उसने बुरी तरह से तोड़ दिया। फिर सीरिया एक मोर्चा था जहां ईरान हस्तक्षेप कर रहा था, और लेबनान, सीरिया को उसने निकाल दिया, ठीक है ना। अब जो हुतीज है और हमास है और हिजबुल्ला है, ये तीन जो उसके जो फ्रंट हैं, इस तीनों फ्रंट को पहले जो है इजराइल, और ये पूरी लड़ाई जो है वो अमेरिका जो है इजराइल की साझी लड़ाई है, ठीक है ना। हम लेकिन अमेरिका के लक्ष्य अलग है और इजराइल का लक्ष्य अलग है। इजराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इजराइल अमेरिका के जो लक्ष्य है उसे वो एग्री नहीं करेगा। हाँ, अमेरिका की उसको जरूरत है, क्योंकि बगैर अमेरिका के जिसे बोलते हैं ना क्रिटिकल मास, इजराइल के पास में टेक्नोलॉजी तो है, लड़ने का जज्बा तो है, पर इजराइल की समस्या ये है कि इजराइल की जनसंख्या इतनी कम है कि वो लंबे युद्ध में वो इतना स्ट्रेच आउट हो जाएगा कि वो उसको उसके लिए जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा। क्योंकि पहले ही आप सुनोगे, बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि वहाँ के सैन्य प्रमुख कह रहे हैं कि जो है बहुत हालत खराब है, और जो कभी भी सेना जो है वो भड़क सकती है ना। हालांकि इस तरह की चीजें बहुत आती नहीं है। इजराइल इतने दिनों से लगातार लड़ता आ रहा है, तो एक वार फटीक तो उसके पास में है ही। और ईरान का मोर्चा बंद करने के बाद जो है लेबनान से वो एक एक रेसिस्टेंस को नॉकआउट करने, ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है, और तुर्की भी समझता है कि अगर लेबनान से हिजबुल्ला का मोर्चा खत्म हो गया, वो दबाव जब इजराइल के ऊपर से हट जाएगा, तो वो फिर दबाव जो है, चूंकि सीरिया में जो है जोलानी को बिठा करके अमेरिका और इजराइल का एक अपर हैंड हो गया है, तो उनको पता है कि इसके बाद जो है इजराइल जो है हमको परेशान करेगा। और पहले ही आप देख चुके हैं कि इधर उनके जो परम मित्र है वहां साइप्रस में जा करके
जो तुर्की की जो दुखती रग है वहां पर जा करके अपना जो जादू मंतर करके आ चुके हैं। जो हम लोग सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं कि अभी जो वो इजराइल जो तुर्की को जो ब्रह्मोस को देखते ही उसका पसीना छूटा, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी रुक रुक करके चलती रहेगी। जैसे जैसे उनका ईरान की समस्या ये है कि ईरान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बिल्ट अप करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, उसको अमेरिका ने बहुत क्षति पहुंचाई है। उसकी ताकत अभी बची हुई है आधी, ठीक है ना। जो उनके मिसाइल लॉन्चर हैं ये सब बची हुई ताकत, लेकिन अगर उसको अमेरिका ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो फिर ईरान के लिए रिकूप करना थोड़ा मुश्किल है। अब ये चीन जो है वो सामने सामने आके खड़ा हो रहा है, लग रहा है कि कह रहा है कि ईरान को पीछे कर दो, हम सामने हैं, चिंता मत करो। तो अगर अमेरिका ही चीन हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, रूस ये भी कह चुका है कि चीन, ईरान और रूस, हम तीन एक साथ खड़े हो जाएंगे तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो दादागिरी कर सके, ये भी रूस कह रहा है। देखिए, हम तो पहले कह चुके हैं कि जो चीन जो है वो लुटिया पठान है, ठीक है ना। तो चीन जो है अभी वो लड़ने नहीं जाएगा अमेरिका के साथ में, ठीक है। पैसा और हथियार वो जितना वो देता रहेगा, ठीक है। चीन की अपनी समस्याएं बहुत सारी हैं। अभी ये सारा जो बयानबाजी हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो मई में ट्रम्प साहब जा रहे हैं चीन में, उसके पहले पोस्चरिंग हो रहा है कि कौन कौन ताकतवर है, किसकी बात जो है दूसरे के ऊपर प्रिवेल करेगी, है ना। और ट्रम्प पहले दादागिरी बयानबाजी करके वो मुंह की खा चुके हैं। तो वही मैंने कहा ना कि अमेरिका के साथ समस्या ये है कि लौट करके जो है वो टूटी हुई नाक लेके कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो वो टूटी हुई नाक उसकी जुड़ पाए इसके लिए वो तमाम कोशिश कर रहा है। बाकी जो रूस का जो बयान है ये सब अभी जिसको ये सब एकेडमिक बयान है, माने ये कि आगे भविष्य का आदर्श कि नहीं, ऐसी एक जो एक बात और रूस ने एक बात और कही है, विनय विनय भाई। रूस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की चिंता करनी पड़ेगी, मिडिल ईस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ये कह रहा है रूस। हाँ, ये तो मिडिल ईस्ट के लिए तो सब लोग चिंतित है, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट के लिए सब लोग चिंतित है क्योंकि अभी फिलहाल जो दुनिया की स्थिति है उसमें मिडिल ईस्ट के तेल के बगैर किसी का काम नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि उसका जो तेल है, मिडिल ईस्ट का जो तेल है वो हल्का तेल है, ठीक है ना। ये आसानी से रिफाइन हो जाता है, ठीक है। बाकी जो 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 वेनेजुएला का तेल है या रूस का तेल है ये हेवी क्रूड है। उसको साफ करने की जो है वो जो टेक्निक जो है या वो बाकी लोगों के पास में कम है, ठीक है ना। और उसका फायदा उठाता रहा है इंडिया की, उसको वहां से तेल लेकर के साफ करके और बेचता रहा है। और यूरोप भी इसको बर्दाश्त करता रहा है क्योंकि उसको मिल रहा है तेल। ये अंबानी का जिक्र कर रहे हैं आप। अंबानी तभी अमेरिका चलेगा साफ करने के लिए तेल। हाँ, तो क्योंकि अमेरिकी कंपनी कोई वहां वहां उसको साफ नहीं कर रही थी ना। यहाँ भी अडानी और ये सब सब जो वेनेजुएला का तेल सिर्फ और सिर्फ अंबानी की कंपनी साफ कर सकती है जी। और कोई नहीं ठीक है। कर सकता। ठीक है। वो है। बढ़िया है। तो मतलब है तो कि अंबानी साहब के पीछे खड़ा रहो। हाँ, ठीक है। और जो देखिए कि जो इस लड़ाई ने गल्फ को एक मोनोलिथिक ब्लॉक से अलग करके एक फ्रैक्चर्ड ब्लॉक के रूप में सामने रख दिया। गल्फ में पहले से ही प्रतिद्वंदिता चल रही थी सऊदी अरब और ईरान के बीच में कि मुस्लिम जगत का नेता कौन होगा। और एर्दोगान साहब के आने के बाद से जो है इस मुस्लिम जगत के नेतृत्व की दावेदारी जो है तुर्की ने भी पेश की है। अब यहाँ जो जो गल्फ के जो देश हैं सबके अलग अलग हित हैं। यूएई के अलग हित हैं, कतर के अलग हित हैं, बहरीन के अलग हित हैं, ठीक है ना। उसमें से सब जो है पाकिस्तान से मदद नहीं लेना, वो सिक्योरिटी के लिए बहुत उनको मुश्किल है। प्लस यूएई जो है गल्फ देश में एक ऐसा देश है जो तेल की इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ गया। वो इंटरटेनमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया
और बैंकिंग हो गया, ये सब का एक बड़ा हब बना है, और उसको ये भरोसा बहुत चाहिए बाकी लोगों को देना। वो चाहता है कि यहाँ की इकोनॉमी अभी चलती रहेगी, सुरक्षित रहेगी, अलग ढंग का माहौल भी वहां पर उसने दिया है। तो उसको अलग, उसके हित जो है वो बाकी सऊदी अरब की तरह नहीं है ना। तो वहां भी जो है उठापटक खींचतान है ही, है ना। ओमान जैसे है कि ओमान जो है वो ईरान के साथ नहीं जाना चाहते। वो ओमान को लग रहा है कि अगर हम ईरान के को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है और ईरान के साथ रहना भी नहीं चाह रहे, कि उसको लग रहा है कि अगर हम ईरान से ज्यादा नजदीक जाएंगे तो भविष्य में हमको बहुत समस्या होगी। हम ईरान के साथ बैठ करके जो है ये टोल वसूली का धंधा में हमको नहीं जाना चाहिए, है ना। और ये भी एक कई चर्चा चल रही है कि जो जो ईरान ने जो जो लगाए हैं माइंस, वो ओमानियन वाटर की तरफ वाले साइड में है, क्योंकि बहुत सारे जहाज जो है ईरानियन वाटर की तरफ नहीं जा करके ओमानी कोस्ट के पास से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अभी ये जो है अमेरिका के लिए जो है बहुत कठिन, जो बोलते हैं ना, बहुत कठिन है, डगर पनघट की उस तरह का मामला है। और इजराइल के लिए भी जो है वो जीने मरने का वो है। इजराइल जो है उसके लिए बहुत परीक्षा की घड़ी है, कितना स्ट्रेच करेगा वो। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव भाई भी। और आशा हमारे ताई को लेकर के मैं एक जो मैं बोलिए। एक लाइन यही कहना चाहता हूं कि देखिए, संगीत की दुनिया में जितना बड़ा उनका कद है, मैं उनको उतनी बढ़िया शख्सियत मानता हूं कि उन्होंने जो है अ, तमाम जो दायरे थे शास्त्रीयता की और उसकी उसको उसको तोड़ करके जिंदगी को और बहुलता को उन्होंने बहुत अपनाया। उस उम्र में भी वो जिस हिसाब से यंग लोगों के साथ गाना गाती थी, उनको पसंदीदा संगीत, उनकी भावनाओं को समझती थी, वो एक अलग ढंग की जो है किरदार, जो संगीत, समाज और सिनेमा सबको प्रेरणा देने वाली शख्सियत थी, जिंदगी से भरपूर शख्सियत थी। तो इस आशा ताई को जो है मेरी तरफ से श्रद्धांजलि और